कहाँ थे भाई हम लोग? मेन टॉपिक क्या आपका? पाकिस्तान की मांग। ठीक है, डिमांड फॉर पाकिस्तान। ठीक है, और इसमें जो आज आपको डिस्कस करना है, इसके अंदर का जो आपका सब टॉपिक बनेगा, क्या बनेगा? टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी। ठीक है, बहुत बार आपसे आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है। कल मैंने थोड़ा इशारा आपको कर दिया होगा वैसे, कि ये जो आपका टू नेशन थ्योरी है, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं? द्विराष्ट्र का सिद्धांत। अब इसको एक बात समझना कि अगर आप इसको एग्जामिनेशन में लेकर के जाना चाहते हो तो इसको कहाँ आप जोड़ के चलेंगे? टू नेशन थ्योरी को आप जोड़ेंगे कहाँ? सीधा आप जोड़ेंगे 23 मार्च, जो मैंने कल आपको लिखाई दिया था। आज समझ लेते हैं 1940, यानी कि 23 मार्च 1940 के साथ आप इसको जोड़ेंगे। और 23 मार्च 1940 में है क्या? यह है आपका मुस्लिम लीग, और इसका एक सेशन कहाँ पे बुलाया गया है? तो आप क्या कहेंगे? लाहौर। वैसे भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है लाहौर। और लाहौर में जो सेशन आपने बुलाया है, जो सेशन आपने ऑर्गेनाइज किया है, उसको प्रिसाइड ओवर करने का काम कौन कर रहे हैं? उसको प्रिसाइड ओवर करने का काम कौन कर रहे हैं? तो आपने क्या कहा? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन कर रहे हैं? मोहम्मद अली। अब यहीं पर आपको लेकर के चलना है, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, देखो होता क्या है कि टूनिशियन थ्योरी के आधार पर ये लोग क्या चाहते हैं? पाकिस्तान चाहते हैं। बात को समझना। और यहीं पर एक बात हम पहले जोड़ लेते हैं। कल लास्ट में आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि डिफरेंस क्या है ना? तो टूनिशियन थ्योरी में आप सबसे पहले तो एक बात जोड़ के चलेंगे कि इनको अगर टूनिशियन थ्योरी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान चाहिए तो रिफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह नहीं जुड़ेगा इसमें। ये इनका सीधा सीधा एजेंडा था कि भी हम क्या हैं? हम जनमत संग्रह के माध्यम से पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहते। असल में ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आप कह सकते हैं, ये चाहते हैं संसाधनों का बंटवारा। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं संसाधनों का बंटवारा। संसाधनों का बंटवारा यानी कि जो आपके रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस का क्या हो जाए? एलोकेशन हो जाए, या उनका क्या हो जाए? डिवीजन हो जाए। तो ये बात जरूर याद रखना। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी बड़ी परीक्षा का सामना करेंगे तो बड़ी परीक्षा का सामना करने के समय में आपको लिख देगा वो कि द्विराष्ट्र के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। एक स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं आ जाएगा कि जनमत संग्रह के माध्यम से नहीं, हम पहले ही बात को जोड़ के चलेंगे कि रेफरेंडम इसमें नहीं जुड़ेगा। और टूनिशियन थ्योरी जो प्योरली आपका ये एक डिपेंड रही उस समय, ये संसाधनों के बंटवारे को लेकर के रही है। अब एक बात समझो कि टूनिशियन थ्योरी असल में है क्या। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि टूनिशियन थ्योरी असल में एक प्रकार का ड्राफ्ट है। टूनिशियन थ्योरी जो है एक प्रकार का अपने आप में क्या ड्राफ्ट है, और इस ड्राफ्ट में कुछ बातें लिखी गई हैं। और इन बातों का मतलब यह है कि हमें संसाधनों के बंटवारे के आधार पर कौन कौन से संसाधन हमें चाहिए, और हमें जनमत संग्रह के आधार पर पाकिस्तान नहीं चाहिए। हम केवल और केवल संसाधनों का बंटवारा करना चाहते। तीन नाम आप हमेशा याद रखेंगे। ये जो आपका टूनिशियन थ्योरी है, इसको बनाने का ये जो ड्राफ्ट मैं आपको दिखा रहा हूं ना, इस ड्राफ्ट के रिगार्डिंग तीन नाम हमेशा आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। और तीन नाम कौन से हैं? एक तो आपके सिकंदर हयात खां। एक व्यक्ति कौन मिलेंगे आपको? सिकंदर हयात खां, इनका नाम जुड़ेगा, सिकंदर हयात खां। और एक व्यक्ति मिलेंगे आपको फजलुल हक। कौन मिलेंगे? फजलुल हक। फजलुल हक। और एक व्यक्ति मिलेंगे आपको खली खली कुजमा। एक व्यक्ति का नाम क्या आपका? खली कुजमा। तो ये तीन ऐसे लोग हैं जिनका संबंध मुस्लिम लीग के साथ है, और इन तीनों लोगों ने मिलकर के ये एक ड्राफ्ट आपका बनाया है। तो इन तीनों लोगों का कंबाइंड एफर्ट आपको इसमें लेकर के चलना पड़ेगा। तीनों नाम बार बार आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं कि भी टूनिशियन थ्योरी का ड्राफ्ट बनाने वाले कौन कौन लोग थे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो टूनिशियन थ्योरी बनाने में मोहम्मद अली जिन्ना का कोई रोल नहीं है असल में। टूनिशियन थ्योरी का जो ड्राफ्ट आपका बना है उसमें सिकंदर हयात खां को आप जोड़ के चलेंगे, फजलुल हक को आप जोड़ के चलेंगे, और खली कुजमा को आप लोग जोड़ के चलेंगे। हाँ, टूनिशियन थ्योरी के आधार पर पाकिस्तान हमें चाहिए, इस बात की व्याख्या किसने की है? इस बात की व्याख्या कौन करेंगे आपके? मोहम्मद अली जिन्ना।
इसमें आराम से, आराम से। इस बात की व्याख्या कौन करेंगे आपके? मोहम्मद अली जिन्ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि टू नेशन थ्योरी का जो ड्राफ्ट आपका बना था उसको बनाने वाले तो 3 लोग हैं, लेकिन इस ड्राफ्ट की जो व्याख्या है, इस ड्राफ्ट का जो एक पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन है, देने वाले कौन? आपके मोहम्मद अली जिन्ना। और आपको यह भी याद रखना है कि टू नेशन थ्योरी का जो ड्राफ्ट है इसको एक्सप्लेन कहां पे किया गया, ये सवाल भी पूछा जाता है, इसको एक्सप्लेन कहां पे किया गया? तो आप कहेंगे कि ये जो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का एक सेशन आपने ऑर्गेनाइज किया, कहां पे? लाहौर में। यहीं पर टू नेशन थ्योरी का जो आपका ड्राफ्ट है उसको क्या है, डिफाइन किया गया था, या उसकी एक व्याख्या आपके सामने आ जाती है। अब इसमें ये लोग समझाते क्या? आप एक बात को, इस बात को समझो कि टू नेशन थ्योरी के माध्यम से इन्हें पाकिस्तान चाहिए, समझ में बात आती है। और टू नेशन थ्योरी में साफ साफ इनका इशारा था कि हम जनमत संग्रह के आधार पर पाकिस्तान नहीं चाहते, हम अपने हिसाब से भौगोलिक क्षेत्रों का बंटवारा चाहते हैं या संसाधनों का बंटवारा चाहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आपके आ रहा होगा ये कहते क्या है। जब मोहम्मद अली जिन्ना की ओर से इसकी एक व्याख्या आपके सामने आती तो मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि देखो गलती हमारी नहीं है। वो साफ साफ कहते हैं कि गलती हमारी नहीं है। एक समय ऐसा था कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो भारत का जो मुस्लिम समुदाय है वो हिंदू समुदाय के साथ जुड़ के काम किया। बाद में गलतियां आप लोगों की ओर से की गई, जो मैंने कल आपको लिखा दी है, सारी की सारी मिस्टेक्स, है ना। तो आज हम क्या चाहते हैं? आज हम ये चाहते हैं कि देखो ऐसा है, भारत में अगर हम हिंदू समुदाय की बात करें, अगर भारत में हम हिंदू कम्युनिटी की बात करें, तो हिंदू समुदाय की जो जड़ें हैं ना वो काफी गहरी है। क्या कहा मैंने? अगर हम भारत में हिंदू समुदाय की बात करें तो हिंदू समुदाय की जो जड़ें हैं काफी गहरी हैं। जड़ें काफी गहरी होने का मतलब यह था कि जिन्ना का इशारा था वैदिक संस्कृति की ओर। और जिन्ना ये समझाने की कोशिश कर रहे थे उस समय कि पूरे का पूरा जो लगभग में जो हिंदू समुदाय भारत में प्रिवेल्ड है, यानी कि पूरे का पूरा जो हिंदू समुदाय भारत में दिखाई पड़ रहा है, ये किस पर आधारित है, ये किस पर डिपेंड है? तो हम कहेंगे वैदिक कल्चर, यानी कि वैदिक संस्कृति। और वैदिक संस्कृति आज की नहीं है, सदियों पुरानी है। ठीक है। हम मानते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है वो भारत में बाहर से आया है, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने जब भारत पर लगभग 750 वर्षों का शासन किया तो कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने इस्लाम को प्रोपेगेट करने की बात की, यानी कि इस्लाम के प्रचार की बात की। लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हुए जिन्होंने भारत में अपने आप को सस्टेन करने की बात भी की, भारतीय समाज के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ने की बात भी की। ऐसी बातें उस समय वो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो भारत में मुस्लिम समुदाय का भी वर्चस्व है और भारत में हिंदू समुदाय का मुस्लिम समुदाय से कहीं अधिक क्या है, वर्चस्व। और हम चाहते हैं कि दोनों प्रकार के जो समुदाय हैं ये बिना किसी टकराव के, बिना किसी गतिरोध के, बिना किसी झगड़े के बहुत ही संवैधानिक तरीके से अपना अपना विकास करें। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप संसाधनों का बंटवारा कर दोगे। मान लीजिए अगर आप ये कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में या स्वतंत्र भारत के आलोक में हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय दोनों ही समान संसाधनों पर आधारित होकर के या समान संसाधनों पर निर्भर होकर के अपना हर प्रकार का विकास करने की कोशिश करेंगे तो आए दिन क्या होगा, टकराव होगा, आए दिन क्या होंगे, झगड़े होंगे। तो उनका मानना यह था कि हम इन झगड़ों से अपने आप को बचाना चाहते हैं। असल में ये डेफिनेशन उसी समय की है, आज के समय के साथ मत जोड़ना आप इसको, आज तो खैर काफी बदलाव हो गया है। वो कहते हैं कि हम संसाधनों के प्रयोग को लेकर के किसी प्रकार को कोई टकराव, किसी प्रकार को कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं। संसाधनों का बंटवारा कर दो, हिंदू समुदाय को आप अलग संसाधन दे दो और मुस्लिम समुदाय को आप क्या दे दो, अलग संसाधन दे दो। दोनों दोनों क्या करेंगे, अपने अलग अलग संसाधनों पर अपने आप को डिपेंड करेंगे और अपने विकासात्मक पथ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये इनकी व्याख्या यहाँ की थी। अब यहाँ सब कुछ आपको अच्छा लग रहा होगा, मैंने कल भी आपको इशारा किया था। यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है, यहाँ जो ये व्याख्या है मोहम्मद अली जिन्ना की, जिसमें वो चाहते हैं कि संसाधनों का बंटवारा हो और बिना किसी गतिरोध के, बिना किसी झगड़े के या बिना किसी तनाव के दोनों समुदाय अपना अपना विकास करें और दोनों को अलग अलग प्रकार के क्या मिल जाए, संसाधन मिल जाए। ये डेफिनेशन दी गई इस सेशन में और इसी परिभाषा को कहाँ रखा गया, ब्रिटिश शासन के समक्ष रखा गया। और इसको मजबूती देने के लिए इन्होंने एक नया काम और किया। एक डेट आपको मिलती है, उसको आप कह सकते हैं कि 23 मार्च 1943। ये आता है आपका 23 मार्च 1943 का समय। और 23 मार्च 1943 का समय जो आपका आता है इसको कहा जाता है पाकिस्तान डे। यानी कि 23 मार्च 1943 को इन्होंने क्या मनाया, पाकिस्तान दिवस मनाया, अपनी इस बात को मजबूती देने के उद्देश्य से। यानी कि एजेंडा इनका बिल्कुल क्लियर है, ये ना तो संविधान सभा की बात कर रहे हैं,
ना भारत की पूर्ण आजादी की बात कर रहे हैं और ना ही केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन की बात कर रहे हैं। ये बात किसकी कर रहे हैं? केवल और केवल पाकिस्तान की। वो नए नए तरीके से करेंगे और आज का पूरा डिस्कशन हमारा इसी पर होगा। मैं बिल्कुल अंत तक आपको लेकर के जाऊंगा। हेडिंग बना लेंगे, कल बना लिया होगा आपने? हाँ जी, बना लिया था, ठीक है, लिखिएगा। लेकिन टू नेशन थ्योरी का संबंध इंग्लिश में लिखेंगे, टू नेशन थ्योरी का संबंध, टू नेशन थ्योरी का संबंध पाकिस्तान की मांग को, टू नेशन थ्योरी का संबंध पाकिस्तान की मांग को, टू नेशन थ्योरी का संबंध पाकिस्तान की मांग को, टू नेशन थ्योरी का संबंध पाकिस्तान की मांग को मजबूती देने के साथ रहा, पाकिस्तान की मांग को मजबूती देने के साथ रहा, पाकिस्तान की मांग को मजबूती देने के साथ रहा। अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि, अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि, अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि, अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि, अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की मांग को, पाकिस्तान की मांग को संवैधानिक आधार देना, पाकिस्तान की मांग को संवैधानिक आधार देना इसका उद्देश्य रहा। पाकिस्तान की मांग को संवैधानिक आधार देना इसका उद्देश्य रहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए टू नेशन थ्योरी को परिभाषित करने का कार्य किया, टू नेशन थ्योरी को परिभाषित करने का कार्य किया, टू नेशन थ्योरी को परिभाषित करने का कार्य किया। हालांकि इस सिद्धांत को, हालांकि इस सिद्धांत को, हालांकि इस सिद्धांत को, हालांकि इस सिद्धांत को तैयार करने का कार्य, 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 यहां से लिखिए सिकंदर हयात खां, हालांकि इस सिद्धांत को तैयार करने का कार्य सिकंदर हयात खां, सिकंदर हयात खां, कोमा कोमा फजलुल हक, कोमा फजलुल हक, कोमा फजलुल हक तथा खली कुजमा, तथा खली कुजमा की ओर से किया गया, तथा खली कुजमा, खली कुजमा की ओर से किया गया, खली कुजमा की ओर से किया गया। अगला बिंदु बनाएंगे, टू नेशन थ्योरी को परिभाषित करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ साफ कहा, टू नेशन थ्योरी को परिभाषित करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ साफ कहा कि हमें जनमत संग्रह के आधार पर पाकिस्तान नहीं चाहिए, कि हमें जनमत संग्रह के आधार पर पाकिस्तान नहीं चाहिए, हम संसाधनों के प्रयोग के संदर्भ में, हम संसाधनों के प्रयोग के संदर्भ में, हम संसाधनों के प्रयोग के संदर्भ में, हम संसाधनों के प्रयोग के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं चाहते,
हम संसाधनों का प्रयोग करने के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई टकराव नहीं चाहते। यदि हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय यदि हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय को यदि हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय को अपना अपना विकास किए जाने के संदर्भ में यदि हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय को यदि हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय को अपना अपना विकास किए जाने के संदर्भ में अपना अपना विकास किए जाने के संदर्भ में समान संसाधनों पर निर्भर होना पड़े समान संसाधनों पर निर्भर होना पड़े समान संसाधनों पर निर्भर होना पड़े समान संसाधनों पर निर्भर होना पड़े, तब हर हाल में एक तनाव की स्थिति पैदा होगी तब हर हाल में एक तनाव की स्थिति पैदा होगी तब हर हाल में एक तनाव की स्थिति पैदा होगी क्योंकि हिंदू समुदाय भारत में बहुमत की स्थिति में है क्योंकि हिंदू समुदाय भारत में बहुमत की स्थिति में है। तो वह संसाधनों पर अपना अधिक से अधिक अधिकार स्थापित करना चाहेगा तो वह संसाधनों पर अधिक से अधिक अपना अधिकार स्थापित करना चाहेगा तो वह संसाधनों पर अधिक से अधिक अपना अधिकार स्थापित करना चाहेगा तो वह संसाधनों पर अधिक से अधिक अपना अधिकार स्थापित करना चाहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि संसाधनों का बंटवारा किया जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि संसाधनों का बंटवारा किया जाए। मुस्लिम समुदाय के लिए जो भी संसाधन आवंटित किए जाएं, मुस्लिम समुदाय के लिए जो भी संसाधन आवंटित किए जाएं, मुस्लिम समुदाय के लिए जो भी संसाधन आवंटित किए जाएं, वे पाकिस्तान के नाम से जाने जाएं। 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 अपनी इसी परिभाषा को मजबूती देने के उद्देश्य से अपनी इसी परिभाषा को मजबूती देने के उद्देश्य से अपनी इसी परिभाषा को मजबूती देने के उद्देश्य से कोमा मुस्लिम लीग के मंच का प्रयोग करते हुए मुस्लिम लीग के मंच का प्रयोग करते हुए मुस्लिम लीग के मंच का प्रयोग करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना की ओर से 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 23 मार्च 1943 एडी 23 मार्च 1943 को 43 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। पाकिस्तान दिवस मनाया गया। पाकिस्तान दिवस मनाया। ठीक है।
आगे बात समझ में। तो मान लीजिए अगर आपकी मुख्य परीक्षा में कोई शॉर्ट नोट आ जाए ट्यूनिशियन थ्योरी पर, तो अब आपको अपने आप को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक कॉन्सेप्ट भी आपके पास है और एक कंटेंट भी मैंने आपको देने की कोशिश की है, आता रहता है। हालांकि हम एक बहुत लंबी यात्रा इस समय कर रहे हैं, वो अलग मैटर है। अब देखो क्या होगा, यानी कि यहाँ सब कुछ क्लियर है ना। मुस्लिम लीग यहाँ पर क्या चाहती है, मोहम्मद अली जिन्ना का यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीजें एकदम बिल्कुल क्लियर वे में आपके सामने आ गई हैं। अब कुछ और होगा। अब होगा क्या, ये भारत छोड़ो आंदोलन के लगभग समाप्त होने की एक एक्टिविटी आती है, इसको हम कहते हैं, आईएएस की परीक्षा में बार बार सवाल बना है, इसको कहा जाता है सीआर फार्मूला। सीआर फार्मूला, सीआर फार्मूला। सीआर फार्मूला आया था आपका 1944 में। कब आया था? 1944 एडी में, 1944 का ये फार्मूला है। सीआर फार्मूला में जो आप ये देख रहे हैं कि सीआर, तो सीआर का मतलब क्या है आपका? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या मतलब होगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब ये सीआर फार्मूला कई बार ये आईएएस की परीक्षाओं में सवाल पूछा गया कि सीआर फार्मूले का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो आप क्या समझते हैं? अपने ओर से आपने पढ़ा होगा मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। चलिए मैं आपको थोड़ा हल्कापन दे देता हूं। सीआर फार्मूले का कोई भी रिलेशन, सीआर फार्मूले का कोई भी रिलेशन, सीआर फार्मूले का कोई भी रिलेशन आईएनसी के साथ नहीं है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एफर्ट नहीं है ये। अगर ये कामयाब होता तो बाद में कांग्रेस को जरूर जोड़ा जाता, लेकिन अगर आप इस फार्मूले की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इसका कोई भी डायरेक्ट रिलेशन आपको नजर नहीं आएगा। ये अपने आप में एक प्रकार का इंडिविजुअल एफर्ट है, ये अपने आप में एक प्रकार का क्या है? इंडिविजुअल एफर्ट है, यानी कि अपने आप में क्या, एक प्रकार का व्यक्तिगत प्रयास है। क्या है? व्यक्तिगत प्रयास है। और इस प्रयास में ये जो इंडिविजुअल एफर्ट है, इसमें अगर आप चाहें तो आप इसमें महात्मा गांधी को जोड़ करके चल सकते हैं, महात्मा गांधी को आप इसमें जोड़ के चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीआर फार्मूला जो आया है 1944 में, इसका उद्देश्य क्या रहा होगा? पढ़ा है आपने थोड़ा बहुत जी। हाँ, मतलब आपने सही कहा कि सीआर फार्मूला आपको ये नहीं बता रहा है कि भारत का विभाजन नहीं होगा, सीआर फार्मूला ये बता रहा है कि भारत का विभाजन होगा। और इसी बात को लेकर के कई बार लोग कहते रहते हैं कि गांधी ने भारत का विभाजन करा दिया, क्योंकि सीआर फार्मूला जो है लेके कौन आते हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन है? ये गांधी जी के बहुत ही डीप फॉलोअर है। तो कई बार इतिहासकारों का मन करता है इस बात को कहने का कि भी गांधी जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो फार्मूला है या जो आपका सीआर फार्मूला उसके साथ खड़े हुए हैं। असल में इसकी ग्रेविटी को आपको समझ के चलना पड़ेगा कि ऐसा उस समय क्यों हो रहा है ना। तो ये तो आपने सही कहा, मैं ऑब्जेक्टिव आपको लिख देता हूं। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि देखिए यहां पर एक गतिरोध है, यहां पर हम बार बार क्या है, एक गतिरोध को जोड़ के चल रहे हैं। गतिरोध का मतलब क्या है आप समझते हैं कि डेडलॉक, यहाँ पर एक डेडलॉक है। और ये जो आपका डेडलॉक है किसको लेकर है? ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में है, यानी कि पाकिस्तान के संदर्भ में एक गतिरोध की स्थिति यहाँ पर पैदा हो रखी है। और ये पाकिस्तान के संदर्भ में जो गतिरोध की स्थिति है ये किस किस के बीच है? तो मेजर टेंशन आपका किसके बीच बना हुआ है? एक और आपका मुस्लिम लीग है और एक और आपका क्या, आईएनसी। अगर हम इस समय को देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आप ये अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पर पाकिस्तान की डिमांड को सपोर्ट करे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पाकिस्तान की डिमांड को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। और ये अजीब सी टेंशन बनी हुई है। और ये टेंशन बार बार किसके सामने जाती है? सरकार के सामने जाती है। और बार बार सरकार के सामने इस टेंशन के जाने का मतलब ये है कि आप अभी भी ये शो करा रहे थे कि हम लोग क्या है, यूनाइटेड नहीं, हम लोग अभी भी क्या बिखरे हुए हैं। तो सीआर फार्मूला ये बताएगा कि भी हम इस गतिरोध को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम इस गतिरोध को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या इस गतिरोध को हम लोग कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, या इस गतिरोध को हम कैसे हल कर सकते हैं, इसका निपटारा हम लोग कैसे कर सकते हैं। आ रही बातें समझ में? तो आप देखेंगे कि लास्ट सवाल जो बना था आईएएस की परीक्षा में 2013 में बना है, और 2013 की प्रारंभिक परीक्षा में बहुत
लंबी लंबी बातें लिख दी गई सीआर फार्मूले को लेकर के। वो पूछता है कि सीआर फार्मूले का उद्देश्य क्या था। अब लंबी लंबी बातें लिख दी गई, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता, कहाँ जाए, कैसे जाए, कैसे जाए। और एक छोटी सी बात लिखी, संवैधानिक गतिरोध को हल करना, इतना इशारा किया बस। वो डी ऑप्शन में मुझे अभी भी याद है, ए बी सी ऑप्शन बहुत लेंदी है, डी ऑप्शन में वो छोटा सा लिखा गया है कि संवैधानिक गतिरोध को दूर करना, इतना इशारा। तो कई बार आपका जो कमीशन है आपसे अजीब सी मजाक करके चलता है ना, और बातों को बढ़ा चढ़ा के लिखने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं वही, अगर आपके पास समझ है तो आप घबराएंगे नहीं, आप उसका हल निकालेंगे। सवाल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपने अपनी तैयारी अच्छे से कर रखी है तो आप अपनी जानकारी को सवाल के साथ जोड़ें, एक एक स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ें, और आपके सामने उसका आंसर 100% निकल करके आएगा। अब ये क्या कहते हैं, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य कहते हैं कि भैया देखिए ऐसा है, ऐसा है, ये किससे कहा जाएगा, इसमें जो भी डायरेक्शन दी जाएंगी सीआर फार्मूले में, जो भी आपकी डायरेक्शन दी जाएंगी, ये कांग्रेस के लिए नहीं है, याद रखना। ये जितने भी डायरेक्शन आपकी दी जाएंगी, किसको दी जाएंगी, मुस्लिम लीग को दी जाएंगी। कांग्रेस का कोई प्रयास नहीं है, लेकिन कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश होगी, और अगर कामयाब हो जाता तो बाद में कांग्रेस को और भी अच्छे से जोड़ा जाता। लेकिन डायरेक्शंस क्या है, पहले डायरेक्शन ये है कि राजगोपालाचार्य कहते हैं कि जो मुस्लिम लीग है ना, ये अपने आप को किसके साथ जोड़ दे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ। ये नहीं कि कांग्रेस अगर दाएं जा रही तो आप बाएं जाएंगे, नहीं, एक ही दिशा में आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीआर फार्मूले के माध्यम से कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग का जो एसोसिएशन आना चाहिए, मुस्लिम लीग का जो संबंध स्थापित होना चाहिए कांग्रेस के साथ होना चाहिए, दोनों कंबाइंड फॉर्म में क्या करें, आगे बढ़ें। दूसरी बात क्या है, ये कहते हैं मुस्लिम लीग को कि भैया देखिए ऐसा है, इन्होंने कहा मुस्लिम लीग को ऐसा है कि आप एक काम करो, आप, हम जो अभी संविधान सभा की डिमांड को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि जो डिमांड है ना, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा के लिए जो हमारी मांग है ना, तो संविधान सभा के लिए जो हमारी मांग है, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मुस्लिम लीग को इसको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। जबकि आप देख पा रहे कि मैं बार बार आपको इशारा कर रहा हूं कि मुस्लिम लीग का संविधान सभा की डिमांड के साथ कोई संबंध ही नहीं है। अब ये डायरेक्शन बड़ी अजीब सी हैं, लीग इनको क्यों मानेगी, उसका एजेंडा एकदम बिल्कुल क्लियर है, मैंने अभी आपको लिखाया, टूनिशियन थ्योरी आ चुकी है, और टूनिशियन थ्योरी के आधार पर वो पाकिस्तान चाहते हैं, और पाकिस्तान चाहने के क्रम में उनको पता है कि कांग्रेस हमारा सपोर्ट नहीं करेगी, और जब कांग्रेस हमारा सपोर्ट नहीं करेगी तो कांग्रेस की जो इस समय की डिमांड्स हैं, हम उनको सपोर्ट क्यों दें, या हम उनके आधार पर आगे क्यों बढ़े। लेकिन एक डायरेक्शंस हैं, कहा गया कि आप अपना संबंध कांग्रेस के साथ स्टैब्लिश करेंगे, और हमारी जो संविधान सभा की मांग है उसको आप क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, और हम केंद्र में जो, और हम केंद्र में यानी कि सेंटर में, कांग्रेस की डिमांड मैंने बताया था आपको, सेंटर में हम जो एक अंतरिम सरकार चाहते हैं, अंतरिम सरकार का मतलब जो हम अंतरिम सरकार यानी कि इंतरिम गवर्नमेंट जो चाहते हैं, आप इसमें क्या करें, लीग इसका भी क्या करे, लीग इसका भी क्या करे, सपोर्ट करे, लीग इसका भी क्या करे, सपोर्ट करे। जबकि लीग को चाहिए विभाजन, वो सपोर्ट क्यों करेगी। और चौथी डायरेक्शन यहाँ पे ये दी गई कि भैया देखिए हमारी डिमांड है क्या, हमारी डिमांड है कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज। हमारी डिमांड क्या, कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज। तो हम ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम लीग है वो इसको भी क्या करे, अपना सपोर्ट दे, इसको भी क्या दे, अपना सपोर्ट देने का काम करे। चारों की चारों डायरेक्शंस ऐसी हैं जिनको मुस्लिम लीग के लिए डाइजेस्ट करना उतना आसान नहीं होगा, उतना कन्वीनियंट नहीं होगा, क्योंकि उनकी तो बिल्कुल अलग ही तरीके से व्यवहार कर रहे थे, उनकी समझ में केवल टू नेशन थ्योरी आती है। बाकी कांग्रेस की जो भी आपकी जेन्युइन डिमांड्स है, इनसे उनका कोई भी लेना देना उस समय नहीं था। लेकिन सीआर फार्मूले में ये कहा गया कि भी आपको ये काम करना है, आपको कांग्रेस के साथ जोड़ के चलना पड़ेगा, संविधान सभा की डिमांड को प्रमोट करना पड़ेगा, केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन के लिए या अंतरिम सरकार के गठन के लिए आपको कांग्रेस के साथ जुड़ के काम करना पड़ेगा। और आप पहले सोचो भारत की आजादी के बारे में, ये फॉर्मूला अच्छा है, आप पहले क्या सोचो, भारत की आजादी के बारे में सोचो। और जब हमको, उन्होंने कहा बाद में कि जब हमको ये सब कुछ मिल जाएगा, ये सब कुछ मिलने का मतलब क्या है ना, हमें संविधान सभा मिल जाएगी,
केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा और हमें पूर्ण स्वराज मिल जाएगा, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमको मिल जाएगा, तब एक काम करेंगे, आमने सामने बैठ लेंगे और आमने सामने बैठ करके ये जो आपका टू नेशन थ्योरी के आधार पर आप पाकिस्तान चाहते हैं, इसका हल निकाल लेंगे। तो बात तो अच्छी थी। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर सीआर फार्मूले को इस समय एक्सेप्ट कर लिया जाता, मैंने गांधी जानबूझ के जोड़ के दिखाए, अभी जोड़ के दिखाऊंगा दूसरे तरीके से, अगर सीआर फार्मूले को आप लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो सांप्रदायिक दंगे बाद में होंगे ना, वो ना हो। और सबसे बड़ी बात, जब भारत की आजादी का मामला बिल्कुल आपके सामने ओपन होकर के आता ना, तो आप बार्गेनिंग करने की कंडीशन में होते। और अगर आप बार्गेनिंग करने की कंडीशन में होते तो जो आज टेंशन है ना बॉर्डर पे, ये टेंशन जो है होती लेकिन कम होती। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं होती, होती लेकिन कम हो जाती। तो ना तो हम बार्गेनिंग कर पाए, और आजादी का जो आपका धरातल है थोड़ा मुझे तो निगेटिव सही लगता है ना। हम उस पर आज बात ही करने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि सीआर फार्मूला भले ही अपने आप में कोई इंडिविजुअल एफर्ट है, लेकिन ये सही था। यानी कि मुस्लिम लीग को बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ पे दी जा रही थी, और हमारा जो नेशनलिज्म है उसकी इस समय की डिमांड भी थी। कहा कि जब ये सब कुछ मिल जाएगा तो फिर आमने सामने बैठ लेंगे, क्योंकि मामला हमारा, हम इसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर सरकार इसमें अपना पार्टिसिपेशन लेकर के आएगी, या सरकार इसमें अगर अपना इन्वॉल्वमेंट लेकर के आएगी, तो वो तो फिर भी खेल खेलेगी। इससे अच्छा है कि आमने सामने बैठ लो, हमारा आपसी मामला है और निपटा लो। तो दिक्कत क्या थी? और उन्होंने कहा भी, जैसा आप कह रहे थे कल की क्लास में, उन्होंने कहा भी कि देखिए ऐसा है, हम क्या करेंगे, जब सब कुछ ही मिल जाएगा तो हम ये करेंगे कि ये भारत का क्या हो गया, आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया, और ये भारत का क्या हो गया, आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया। गौर से समझना मेरी बात। तो कहते हैं कि जब सब कुछ मिल जाएगा तो हम एक काम करेंगे कि भारत के उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, है ना, इन दोनों क्षेत्रों को लेकर के हम एक कमीशन का फॉर्मेशन करा देंगे। हम क्या करेंगे, हम एक कमीशन का फॉर्मेशन करा देंगे। और कमीशन क्या करेगा, कमीशन पहचान करेगा, है ना, आइडेंटिफाई करेगा, पहचान करेगा। किन लोगों की पहचान करेगा कि भाई उत्तर पूर्वी भारत में और उत्तर पश्चिमी भारत में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बहुमत में है, जहां पर मुस्लिम आबादी मेजॉरिटी में है। हम एक कमीशन का गठन करवा लेंगे, और कमीशन का सबसे पहला काम क्या होगा, भारत के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जहां पर मुस्लिम आबादी क्या है, बहुमत में है, मेजॉरिटी में है। यहां तक कोई समस्या नहीं थी। फिर इसमें कहा गया कि जब पहचान हो जाएगा तो हम क्या कराएंगे, यहां परेशानी आएगी, हम क्या कराएंगे, जनमत संग्रह करेंगे। ये दिक्कत आ गई। हम क्या कराएंगे, जनमत संग्रह कराएंगे, और जनमत संग्रह के माध्यम से इन लोगों से जान लेंगे कि भाई आप भारत में रहना चाहते हो या भारत से बाहर जाना चाहते हो। अब जिन्ना को यही इसी चीज से तो दिक्कत थी, वो जनमत संग्रह के आधार पर पाकिस्तान नहीं चाहते थे। अगर सीआर फार्मूले में सीधा सीधा संसाधनों का बंटवारा जोड़ दिया जाता विदाउट एनी रिफरेंडम, तो मुझे लगता है कि जिन्ना शायद इसको एक्सेप्ट कर पाते, और अगर जिन्ना इसको उस समय एक्सेप्ट कर लेते तो बाद में जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही है उससे हम अपने आप को बचा पाते। ये चार डायरेक्शंस एकदम पॉजिटिव हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें जो 3 डिमांड मैंने आपको दिखाया है, अगर ये कंप्लीट होता है, यानी कि जब ये कंप्लीट होगा तो मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस के साथ जुड़ के काम करेगी। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, हम एक कमीशन का फॉर्मेशन करा लेंगे, और कमीशन उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ऐसे इलाकों की पहचान करेगा या ऐसे क्षेत्रों की पहचान करेगा जहां मुस्लिम आबादी बहुमत में है, मेजॉरिटी में है। लेकिन वहां हम कराएंगे क्या, ये जोड़ दिया, वहां हम क्या कराएंगे, जनमत संग्रह कराएंगे, और जितने लोग भारत में रहना चाहेंगे भारत में रह लेंगे, जो भारत से बाहर जाना चाहेंगे वो भारत से बाहर चले जाएंगे। अब इन तमाम प्रकार की बातों को लेकर के गांधी जी कहां जाते हैं, शिमला। मैंने क्यों जोड़ा, गांधी जी कहां जाते हैं, शिमला। दरअसल गांधी जी चाहते हैं, गांधी जी को पता था एक तनाव की स्थिति आएगी, भारत का माहौल थोड़ा सांप्रदायिक बनेगा, और भारत का माहौल सांप्रदायिक ना बने उसको रोकने का एक ही प्रयास है गांधी जी की ओर से, या आप कह सकते हैं कि सीआर फार्मूले की ओर से। गांधी जी इस फार्मूले को लेकर के जाते हैं कहां पर, शिमला में, और शिमला में मुलाकात होती किससे, मोहम्मद अली जिन्ना से।
और मोहम्मद अली जिन्ना से कहा गया कि ये कुछ बिंदु हैं, अगर आप इन बिंदुओं पर गौर करें और अपना जुड़ाव भारतीय राष्ट्रवाद के साथ करें, कांग्रेस के साथ करें, संविधान सभा के साथ करें, पूर्ण स्वराज की मांग के साथ करें, तो ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ साफ कहा कि नहीं नहीं नहीं, जनमत संग्रह के आधार पर पाकिस्तान नहीं लूंगा, जबकि बाद में जब पाकिस्तान मिला तो जनमत संग्रह के आधार पर ही मिला, उसी के आधार पर मिला। साफ साफ कहा कि आप तो मुझे अपाहिज एक पाकिस्तान देना चाहते हैं, मैं जनमत संग्रह के आधार पर पाकिस्तान नहीं लूंगा, हमारी टू नेशन थ्योरी है, हम टू नेशन थ्योरी को आधार बनाकर ही पाकिस्तान चाहते हैं। और टू नेशन थ्योरी का साफ साफ मतलब ये है कि संसाधनों का बंटवारा। तो गांधी जी ने कहा कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो एक ड्राफ्ट आपके सामने लेकर के आए थे, भारतीयों को संरक्षण देना चाहते थे, भारत के माहौल को अच्छा बनाना चाहते थे, और ग्राउंड ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया उसको हम क्या है, बार्गेनिंग वाला ग्राउंड बनाना चाहते थे। आप जुड़ जाते तो अच्छी बात होती, लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। जिन्ना साहब ने कहा कि कहो, कि मैं आज आपको कायदे आजम की उपाधि देता हूं। कायदे आजम की उपाधि, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कायदे आजम के नाम से कौन जाना गया, जिन्ना। कायदे आजम की उपाधि जिन्ना को किसने दी, गांधी। अब कायदे आजम की उपाधि का प्रयोग आज भी पाकिस्तान में होता है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कायदे आजम की जो उपाधि है वो सकारात्मक नहीं है ना, क्या है, नेगेटिव है। कायदे आजम एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो नियम एवं कानूनों की बातें तो बहुत ज्यादा करता हो लेकिन जानता कुछ भी ना। गांधी जी इशारा करके आगे थे, आप चिल्ला तो बहुत रहे हैं, लेकिन हम आपको क्या दे रहे हैं, आप ये भी तो देख लो। हम भारत के माहौल को अच्छा बनाना चाहते हैं, और गांधी जी इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? गांधी जी जानते हैं कि जिन्ना केवल और केवल एक बड़े और राजनीतिक पद का भूखा है। अगर ये सब कुछ क्रिएट हो जाता, हम बार्गेनिंग कर पाते, तो गांधी जी का मानना यह था कि बाद में जिन्ना को पकड़ लेंगे और एक अच्छा और राजनीतिक पद दे देंगे। ये सवाल यूपी पीसीसी में उठा भी है कि जब माउंटबेटन प्लान भारत में आएगा या लॉर्ड माउंटबेटन भारत में आएंगे, तो गांधी जी ने साफ साफ कहा, किससे, लॉर्ड माउंटबेटन से, कि जिन्ना शांत नहीं बैठेगा और इसको ब्लड कैंसर है। 1 साल 2 साल 3 साल ईश्वर जाने। अब इस चीज को लेकर के हम भारत का विभाजन नहीं कर सकते, बाद में गांधी जी ये कहेंगे। यहां इनको कन्विंस करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं कि चिल्लाओ मत, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और बाद में उनका प्लान ये था गांधी जी का कि ये सब कुछ मिल जाएगा तो पकड़ के बैठा लेंगे और एक बड़ा और राजनीतिक पद दे देंगे, सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो तभी तो लॉर्ड माउंटबेटन से गांधी जी ने कहा बाद में कि मैं चाहता हूं कि जिन्ना को, ये तो अंतरिम सरकार है ना, इसके बारे में कहा कि जिन्ना को आमंत्रित किया जाए, नेहरू को नहीं, जिन्ना को आमंत्रित किया जाए कि आओ आप अंतरिम सरकार का अपने हिसाब से क्या करो, गठन करो। लेकिन उस समय जिन्ना पागल हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब मैं किसी की सुनूंगा नहीं, अब तो मुझे चाहिए पाकिस्तान। तो मामला कुछ ठीक हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया। हेडिंग बनाएंगे सीआर फार्मूला। सीआर फार्मूला, और इसका समय क्या लिखेंगे, 1944। लिखिए, पहला लिखेंगे सीआर फार्मूला कोमा, सीआर फार्मूला कोमा, सीआर फार्मूला कोमा, सीआर फार्मूला कोमा, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सीआर फार्मूला कोमा, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सीआर फार्मूला कोमा, चक्रवर्ती राजगोपालचारी का एक व्यक्तिगत प्रयास था, का एक व्यक्तिगत प्रयास था, का एक व्यक्तिगत प्रयास था, जिसके माध्यम से वे, जिसके माध्यम से वे पाकिस्तान रूपी, जिसके माध्यम से वे पाकिस्तान रूपी, जिसके माध्यम से वे पाकिस्तान रूपी संवैधानिक गतिरोध को, पाकिस्तान रूपी संवैधानिक गतिरोध को
पाकिस्तान रूपी संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करना चाहते थे। पाकिस्तान रूपी संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करना चाहते थे। इस फार्मूले के माध्यम से इस फार्मूले के माध्यम से चक्रवर्ती राजगोपालचारी की ओर से इस फार्मूले के माध्यम से चक्रवर्ती राजगोपालचारी की ओर से इस फार्मूले के माध्यम से चक्रवर्ती राजगोपालचारी की ओर से इस फार्मूले के माध्यम से चक्रवर्ती राजगोपालचारी की ओर से मुस्लिम लीग को निम्न 4 प्रकार के निर्देश दिए गए। मुस्लिम लीग को निम्न 4 प्रकार के निर्देश दिए गए। मुस्लिम लीग को निम्न 4 प्रकार के निर्देश दिए गए। मुस्लिम लीग को निम्न 4 प्रकार के निर्देश दिए गए। नंबर एक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर मुस्लिम लीग अपना राजनीतिक संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ स्थापित करे। अपना राजनीतिक संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ स्थापित करे। अपना राजनीतिक संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ स्थापित करे। आई बात समझ में? नंबर 2, अभी ये जरा तैयारी में आए हैं, अब इनको पता नहीं है क्लास में कैसे बैठा जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, है ना। प्रेशर है, कोई बात नहीं। हालांकि मुझे शोर से बहुत ज्यादा परहेज है, मैं शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं, लेकिन क्या कह सकते हैं, बच्चे हैं, पढ़ने आए हैं, करने दो उनको काम। नंबर 2, मुस्लिम लीग से कहा गया कि संविधान सभा की मांग का समर्थन करें। मुस्लिम लीग से कहा गया कि संविधान सभा की मांग का समर्थन करें। मुस्लिम लीग से कहा गया कि संविधान सभा की मांग का समर्थन करें। नंबर 3, मुस्लिम लीग से कहा गया कि केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन में केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन के संदर्भ में केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन के संदर्भ में केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन के संदर्भ में कांग्रेस का सहयोग करें। कांग्रेस का सहयोग करें। कांग्रेस का सहयोग करें। कांग्रेस का सहयोग करें। नंबर 4, मुस्लिम लीग से कहा गया कि भारत के विभाजन की मांग पर मुस्लिम लीग से कहा गया कि भारत के विभाजन की मांग पर मुस्लिम लीग से कहा गया कि भारत के विभाजन की मांग पर थोड़ा शांति बना के रखें। मुस्लिम लीग से कहा गया कि भारत के विभाजन की मांग पर थोड़ा शांति बना के रखें। मुस्लिम लीग से कहा गया कि भारत के विभाजन की मांग पर थोड़ा शांति बना के रखें और भारत की आजादी का समर्थन करें और भारत की आजादी का समर्थन करें और भारत की आजादी का समर्थन करें और भारत की आजादी का समर्थन करें। अगला स्टार बनाओ। अब स्टार बना के लिखेंगे
सीआर फार्मूले के अंतर्गत सीआर फार्मूले के अंतर्गत सीआर फार्मूले के अंतर्गत जो भी बातें कही गई, सीआर फार्मूले के अंतर्गत जो भी बातें कही गई, सीआर फार्मूले के अंतर्गत जो भी बातें कही गई, बोल क्या रहा है? हाँ, सीआर फार्मूले के अंतर्गत जो भी बातें कही गई, सीआर फार्मूले के अंतर्गत जो भी बातें कही गई, उनको लेकर महात्मा गांधी उनको लेकर महात्मा गांधी उनको लेकर महात्मा गांधी शिमला में उनको लेकर महात्मा गांधी शिमला में उनको लेकर महात्मा गांधी शिमला में मोहम्मद अली जिन्ना से मिले। उनको लेकर महात्मा गांधी शिमला में मोहम्मद अली जिन्ना से मिले। मोहम्मद अली जिन्ना से मिले। लेकिन जिन्ना ने इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया। लेकिन जिन्ना ने इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया। लेकिन जिन्ना ने इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया। लेकिन जिन्ना ने इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया और कहा कि मुझे अपाहिज पाकिस्तान नहीं चाहिए। 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 अपाहिज पाकिस्तान नहीं चाहिए। अपाहिज पाकिस्तान नहीं चाहिए। महात्मा गांधी ने इसी समय अपनी प्रतिक्रिया में महात्मा गांधी ने इसी समय अपनी प्रतिक्रिया में महात्मा गांधी ने इसी समय अपनी प्रतिक्रिया में मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कायदे आजम कायदे आजम कायदे आजम की उपाधि दी। ठीक है, तो कुछ हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया, है ना। तो याद रखेंगे, ये अभी सीआर फार्मूला बार बार परीक्षा में रखा जा रहा है, ये भी हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं वेवेल प्लान, है ना। हिंदी में भी क्या कहेंगे, वेवेल योजना। और ये वेवेल प्लान जो आपका आएगा, ये हम जोड़ के चल रहे हैं अब 1945 एडी में, 1945 ठीक है। अब वेवेल प्लान जो है, ये है क्या असल में? देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जोड़ के चलना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये थोड़ा कंफ्यूज हो रखी है। कंफ्यूजन का मतलब क्या है कि 1945 के बाद की कैलकुलेशन इस ओर इशारा करते हैं कि 1945 के बाद की जो कैलकुलेशन आप लोग पढ़ने की बात करते हो, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुकी है भारत की आजादी के समर्थन में। ये बात आपको माननी पड़ेगी। अब यहां पर ब्रिटिश सरकार का मानना, तो करें क्या? मेन इशू क्या है भारत में? भारत में मेन इशू इस समय क्या बना हुआ है? भारत में मेन इशू क्या बना हुआ है?
तो भारत में मेन इश्यू क्या बना हुआ है, एक तरफ तो आ गई है आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एक तरफ क्या आ गया आपका मुस्लिम लीग। अब देखो यहां पर कांग्रेस क्या चाहती है, यहां पर कांग्रेस ये चाहती है, पहली बात इधर देखो, यहां पर कांग्रेस पहली बात ये चाहती है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। वो चाहती है क्या, वो चाहती है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वो क्या चाहती है, वो चाहती है कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता या भारत की पूर्ण आजादी। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम लीग है उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए, वो चाहती है पार्टीशन ऑफ इंडिया। वो क्या चाहती है, पार्टीशन ऑफ इंडिया यानी कि वो भारत का विभाजन चाहती है, वो भारत का विभाजन चाहती है। और सरकार कहाँ जाए, है ना। इसके अलावा जैसे आप लोग बात कर रहे थे कि भाई ठीक है, हम लोग केंद्र में एक अस्थायी सरकार का गठन करवाना चाहते हैं, तो वो भी क्या बनेगा, एक प्रकार का गतिरोध बनेगा। वो डिमांड किसकी है, कांग्रेस की है, लीग की नहीं है ना। या संविधान सभा की आप बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग की ओर से संविधान सभा के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है, कांग्रेस की डिमांड है। लेकिन मेजर डिमांड क्या है, पार्टीशन होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान मिलेगा या नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है। अब सरकार जाए तो जाए कहां, तो सरकार ने कहा कि भैया देखिए ऐसा है, अब हम आपको खुद ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि मामला आपका है, निपटाओ उसे। पहले पाकिस्तान के मुद्दे को आप हल कर लो कि किसको पाकिस्तान चाहिए और किसको पाकिस्तान नहीं चाहिए, यानी कि ये हमें बता दो कि पार्टीशन होगा या पार्टीशन नहीं होगा। फिर बाद में आप हमसे कहोगे कि सरकार ने जाते जाते देश का विभाजन कर दिया। और ये ब्रिटेन की नई सरकार है, ये लेबर पार्टी की गवर्नमेंट है जो इतनी संवैधानिक बात उस समय शुरुआत में कर रही थी। हालांकि लेबर पार्टी की सरकार बाद में भारत के विभाजन को रोक नहीं पाई, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ जो आपका वेवेल प्लान है, उस समय क्या भारत के वायसराय हैं, है ना। और ये बिल्कुल इस बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया देखिए ऐसा है, पहले इसका हल निकाल लो, पहले हमें बता दो एक कंक्लूजन की पार्टीशन होगा या पार्टीशन नहीं होगा। जब तक आप पाकिस्तान के मुद्दे को हल नहीं कर लेते तब तक हम दो कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम दो कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी कि आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो तो 1935 में हमने अंतिम बार कर दिया है। लेकिन जो आज की आपकी डिमांड है, जो करंट डिमांड्स आपकी हैं, उनको लेकर के हम दो कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। पहले पाकिस्तान के मुद्दे का हल निकाल के हमको दो कि आपका विभाजन आप लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये आपका आंतरिक मामला है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते। लेकिन तब तक एक चीज हम आपको देंगे, जब तक आप इसका हल निकालेंगे, ये तो हमने आपको टास्क दे ही दिया है ना, तब तक हम आपको एक चीज देना चाहते हैं और वो चीज आपके लिए एक फायदे का सौदा साबित होगी। तो दरअसल जो आपका वेवेल प्लान है, ये वेवेल प्लान क्या चाहता है, ये चाहता है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद। तो ये कहते हैं कि भाई ये टास्क तो हमने आपको दे दिया है, ये अब आपकी जिम्मेदारी है, हम इसमें कोई इंटरफेरेंस अपना लेकर के नहीं आएंगे। सरकार यहां बचाना चाह रही है अपने आप को। और क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी के पीएम हैं, उनके लिए मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि हालांकि वो रोक नहीं पाए लेकिन उन्होंने एफर्ट्स लगाए। जब आप इसका हल नहीं निकाल पाए तो उन्होंने एक व्यक्ति भेजा भारत में कि जाओ हल निकाल के लेकर के आओ। अगर यहां पर विंस्टन चर्चिल की गवर्नमेंट होती तो विंस्टन चर्चिल क्या करते, आग में घी डालने का काम। वो लास्ट में आकर के पाकिस्तान के मुद्दे को इतना प्रमोट कर देते, इतना प्रमोट कर देते कि हम इसका हल ही ढूंढते रह जाते। और गांधी का जो एक मैकेनिज्म है शायद वो भी फेल हो जाता, शायद वो भी फेल हो जाता। हालांकि जो आपके रामचंद्र गुहा साहब हैं, जिनका नाम मैं बार बार आपके सामने लेता रहता हूं, मैं उनको बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, पर थोड़ा सा यहाँ नाराजगी उनके साथ मेरी है, कांग्रेस को ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो जहां जहां कांग्रेस को प्रमोट करते हैं वहां मैं उनको हाईलाइट कर देता हूं कि ये चीज मुझे नहीं देखनी है, बाकी चीजें मुझे देखनी है, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को कभी भी प्रमोशन नहीं देता हूं। तो वो कहते भी हैं कि गांधी का मैकेनिज्म
अगर विंस्टन चर्चिल साहब होते तो पूरा फेल हो जाता। जो सांप्रदायिक दंगे बाद में हुए उनको शांत करने के लिए वो मैकेनिज्म आपका पूरा फेल हो जाता। लेकिन अब देखो क्या मामला है। ये कहेंगे कि जो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय है, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, वायसराय का जो आपका कार्यकारिणी परिषद है, हम इसको क्या करना चाहते हैं, हम इसका पुनर्गठन करना चाहते हैं। यानी कि हम इसको क्या है, रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, रीऑर्गेनाइज्ड करना चाहते हैं। यानी कि हम इसका क्या पुनर्गठन करना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, जैसे वो अब तक काम कर रही थी आगे वैसे काम नहीं करेगी। जैसे वो अब तक काम कर रही थी आगे वैसे काम नहीं करेगी। यहाँ जो एक आपके वायसराय है ना, वायसराय साहब को मान लो आप एक तरीके जैसे आज के समय में पीएम है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब क्या होगा, जैसे आपकी मंत्री परिषद है, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। तो कहते हैं कि हम इसको रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, इसका पुनर्गठन करना चाहते हैं। अब होगा क्या, होगा ये कि उसमें उन्होंने ये कहा कि भैया देखिए ऐसा है कि हम पुनर्गठन कैसे करेंगे। पुनर्गठन हम ऐसे करेंगे कि वायसराय की जो आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसमें तो वायसराय होगा, इसमें जो आपका क्या होगा, वायसराय होगा, और इसमें जो आपका कमांडर इन चीफ होगा, कमांडर इन चीफ जो होगा, सेनापति, भारत का सेनापति है ना, ये दोनों कौन होंगे, ये दोनों तो होंगे आपके ब्रिटिशर्स। ये दोनों कौन होंगे, ये दोनों तो क्या होंगे, आपके ब्रिटिशर्स होंगे। यानी कि अब रीऑर्गेनाइज होने के बाद भी, क्या कहा मैंने, रीऑर्गेनाइज होने के बाद भी जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपको नजर आएगी, कुछ समय तक इसके हेड कौन रहेंगे, वायसराय ही रहेंगे। और वायसराय कौन होगा, ब्रिटेन का आदमी होगा। और एक मुख्य सेनापति भी उस समय होते थे। कई बार ये दोनों पद एक ही व्यक्ति को दिए गए, कई बार इन दोनों पदों में क्या कहा गया, अलग अलग व्यक्तियों को दिए गए। तो यहां ये कहा जा रहा है कि वायसराय और जो आपका कमांडर इन चीफ है, एक उस समय मुख्य सेनापति होता था। यानी कि भारत में अगर कोई दंगा होता, बवाल होता है, तो आप उसको सेना का प्रयोग करके कैसे टैकल करेंगे, ये उसका काम होता था। तो साफ साफ कहा गया कि वायसराय और कमांडर इन चीफ क्या होंगे, आपके ब्रिटिशर्स होंगे, यानी कि कौन होंगे, आपके अंग्रेज होंगे। और ये कहा गया बाकी जो आपके मेंबर हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स, इसके अलावा वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसके जो ऑल मेंबर्स होंगे, इसके अलावा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के जो आपके शेष सभी सदस्य जो आपके होंगे, रेस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स, वो क्या होंगे, आपके इंडियंस होंगे। वो क्या होंगे, आपके इंडियंस होंगे, यानी कि भारतीय होंगे। बात तो ठीक है, लेकिन इसमें लास्ट में आकर के जोड़ा गया कि ये जो आपके इंडियंस होंगे ना, इनमें जो आपके हिंदू मेंबर्स होंगे, इनमें जो आपके हिंदूज होंगे, या इनमें जो आपके मुस्लिम्स होंगे, इनमें जो आपके हिंदूज होंगे और इनमें जो आपके क्या होंगे, मुस्लिम्स होंगे, दोनों का नंबर क्या होगा, आपका इक्वल होगा। सोचने वाली बात है, अच्छी बात है ये, दोनों का नंबर क्या होगा, आपका इक्वल होगा। मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं। ये कहता है कि भाई हम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उसका पुनर्गठन हम करना चाहते हैं। और इसमें ये कहा गया है कि वायसराय और कमांडर इन चीफ के पद को छोड़ करके बाकी सारे जो मेंबर्स हम इंक्लूड करेंगे, मेंबर्स का नंबर मत लेना यहाँ पे, क्योंकि ये प्रावधान कभी लागू नहीं हो पाया, लागू होता तब नंबर आपके पास आते। हम यहाँ कह सकते हैं कि रेस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स, इनके अलावा बाकी जितने भी मेंबर्स होंगे, किसके, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के, वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके इंडियंस होंगे, यानी कि सारे सारे क्या होंगे, आपके भारतीय। और भारतीयों में भी क्या है, हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या क्या होगी, समान होगी। यानी कि हिंदू जो होंगे और जो आपके मुस्लिम्स होंगे, दोनों का क्या होगा, आपका इक्वल नंबर होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब कई बार आपसे मजाक कर सकता है कि ये जो आपका वेवेल प्लान है, ये वेवेल प्लान इतना ही है जितना मैंने इधर आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया है। आई बात समझ में। अब क्या होगा, इस वेवेल प्लान को डिस्कस करने के लिए, इस वेवेल प्लान को डिस्कस करने के लिए एक क्या होगा, शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस, है ना। यानी कि कई बार सवाल आया भी है कि ये जो आपका शिमला सम्मेलन है 1945 वाला, इसका उद्देश्य क्या था।
कई बार सवाल आ चुका है कि शिमला सम्मेलन जो आपका 1945 वाला था, इसका उद्देश्य क्या था, तो आप कह देंगे वेवल प्लान को डिस्कस करना है, ठीक है। या ऐसे कह लेगा कि वेवल प्लान को डिस्कस करने के लिए निम्न में से कहां पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, तो आप क्या कहेंगे। अब देखो इसमें क्या है, ये बात रखी किसके सामने जाएगी। पार्टी तो बहुत ज्यादा है इंडिया में, लेकिन आप किसके सामने रखोगे इस बात को, दो ही पार्टी आपके सामने है। तो कॉन्फ्रेंस जो इसका ऑर्गेनाइज की जा रही है यहाँ पर, तो आप इस वेबल प्लान को मुस्लिम लीग के सामने रखेंगे और किसके सामने रखेंगे, आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने रखेंगे। यहाँ मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर मुस्लिम लीग को क्या है, रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। और आईएनसी को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करेंगे, यही है कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे, यही कॉम्प्लेक्सिटी है। अब इतिहास साक्षी है इस बात का कि वेवल प्लान को डिस्कस करने के लिए जो आपने शिमला कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया था उस समय, उसमें गांधी जी के तेवर दिखाई पड़ते हैं। गांधी जी मोहम्मद अली जिन्ना का विरोध करते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने का काम जो किया था वो अबुल कलाम आजाद ने किया था, अबुल कलाम आजाद। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि गांधी जी शिमला में हैं, गांधी जी शिमला में हैं, लेकिन शिमला सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किए। लेकिन जैसे ही उनको मोहम्मद अली जिन्ना के व्यवहार का पता चला, कूद पड़े और कहा कि ये मैं नहीं होने दूंगा जो आप चाहते हैं। अब जिन्ना साहब चाहते क्या हैं, जिन्ना साहब ये चाहते हैं कि हमें कोई परहेज नहीं, अब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को रीऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, वी हैव नो इश्यू, हमें कोई परहेज नहीं है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि वायसराय और कमांडर इन चीफ जैसे तो पद अंग्रेजों को देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे दिक्कत यहाँ है, मुझे यहाँ दिक्कत है, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ दिक्कत है। दिक्कत किस बात को लेकर है, वो कहते हैं कि जब आप ये हमें समझा रहे हैं कि रेस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स यानी कि कार्यकारिणी परिषद के बाकी सभी सदस्य इंडियंस होंगे, भारतीय होंगे, और इनमें भी आप हमें समझाते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का नंबर क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये जो मुस्लिम मेंबर होंगे ना, ये जो मुस्लिम मेंबर होंगे, ये केवल और केवल मुस्लिम लीग की ओर से आएंगे, ये बात जोड़ दी। ये जो मुस्लिम मेंबर होंगे ये केवल और केवल किसकी ओर से आएंगे, मुस्लिम लीग की ओर से आएंगे। अबुल कलाम आजाद इस मामले को टैकल नहीं कर पाए। जिन्ना साहब एग्रेसिव हो गए कि नहीं, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि अगर आप मुस्लिम मेंबर्स देना चाहते हैं, मुझे इस बात की कोई परहेज नहीं है कि नंबर दोनों का इक्वल है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको 8 रखो, इनको 10 रखो, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। इक्वलिटी आप लाना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने भी मुस्लिम मेंबर्स होंगे और सारे के सारे मुस्लिम लीग की ओर से ही आएंगे, ये है। अब इस बात की सूचना जब गांधी जी को पड़ी तो एक्टिव हो गए, कहा कि ये नहीं हो सकता, ये इस नाते नहीं हो सकता क्योंकि कांग्रेस के पास भी मुस्लिम नेता हैं और यहां इस शिमला कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को रिप्रेजेंटेशन देने वाले कौन है, मुस्लिम। और ये अकेले नहीं है, कांग्रेस के पास और भी अच्छे से मुस्लिम नेता हैं। अगर हम केवल लीग को जिम्मेदारी दे देंगे कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो मुस्लिम मेंबर्स आने हैं वो आप ही भेजोगे, तो हम अपने लोगों को क्या जवाब देंगे। और ऐसे में तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो एक हिंदूवादी पार्टी बनकर रह जाएगी, और हिंदूवादी पार्टी बनकर रह जाएगी तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। इस नाते हम इस बात पर आम सहमति व्यक्त नहीं कर सकते, और इसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया तो ये जो आपका पूरा वेबल प्लान है ये क्या हो गया, कैंसिल। नो मोर डिस्कशन। स्टार फार्मूला फेल हुआ और आगे फिर वेबल प्लान आपका फेल हुआ। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि उस समय की मांग भी उस समय रही कि पाकिस्तान के डिमांड को मजबूती मिलनी ही थी। ये सारे इसलिए तो सारी चीजें हो रही हैं। देखो जरा साड़ी क्या बनेगा, वेबल प्लान 1945 लिखो। वर्ष 1945 में
तत्कालीन भारतीय वायसराय, तत्कालीन भारतीय वायसराय, तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड वेवेल की ओर से, हिंदी में ऐसे लिखेंगे लॉर्ड वेवेल की ओर से, लॉर्ड वेवेल की ओर से, लॉर्ड वेवेल की ओर से, लॉर्ड वेवेल की ओर से एक वेवेल योजना प्रस्तुत की गई, 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 जिसके माध्यम से कहा गया कि, जिसके माध्यम से कहा गया कि, जिसके माध्यम से कहा गया कि भारत का विभाजन होगा या नहीं, जिसके माध्यम से कहा गया कि भारत का विभाजन होगा या नहीं, जिसके माध्यम से कहा गया कि भारत का विभाजन होगा या नहीं, इस मामले में, इस मामले में सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहती, इस मामले में सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहती, इस मामले में सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, सॉरी, इस मामले में सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। यह भारतीयों का आपसी मामला है, यह भारतीयों का आपसी मामला है, यह भारतीयों का आपसी मामला है, यह भारतीयों का आपसी मामला है। आमने सामने बैठकर, आमने सामने बैठकर, आमने सामने बैठकर, आमने सामने बैठकर इस संवैधानिक समस्या का हल निकालें, आमने सामने बैठकर इस संवैधानिक समस्या का हल निकालें, आमने सामने बैठकर इस संवैधानिक समस्या का हल निकालें, आमने सामने बैठकर इस संवैधानिक समस्या का हल निकालें। लेकिन अभी हम भारतीयों को कुछ देना चाहते हैं, लेकिन अभी हम भारतीयों को कुछ देना चाहते हैं, लेकिन अभी हम भारतीयों को कुछ देना चाहते हैं, लेकिन अभी हम भारतीयों को कुछ देना चाहते हैं। अगला बिंदु, वेवेल योजना के माध्यम से कहा गया कि, वेवेल योजना के माध्यम से कहा गया कि, वेवेल योजना के माध्यम से कहा गया कि, वेवेल योजना के माध्यम से कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय, जिसमें वायसराय तथा मुख्य सेनापति, जिसमें वायसराय तथा मुख्य सेनापति के पदों को छोड़कर, जिसमें वायसराय तथा मुख्य सेनापति के पदों को छोड़कर, के पदों को छोड़कर शेष सभी भारतीय सदस्य शामिल रहेंगे, 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 और इनमें भी हिंदू तथा मुस्लिम सदस्यों की संख्या, और इनमें भी हिंदू तथा मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होगी, और इनमें भी हिंदू तथा मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होगी, और इनमें भी हिंदू तथा मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होगी, बराबर होगी। अगला बिंदु बनाएंगे, वेवेल योजना पर
विचार विमर्श करने के उद्देश्य से, वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से, वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से, वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग का नेतृत्व, इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग का नेतृत्व, इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना की ओर से किया गया। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना की ओर से किया गया। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना की ओर से किया गया। जबकि कांग्रेस का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आजाद की ओर से किया गया। जबकि कांग्रेस का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आजाद की ओर से किया गया। जबकि कांग्रेस का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आजाद की ओर से किया गया। इस सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने, इस सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने, इस सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना सांप्रदायिक व्यवहार करते हुए कहा। इस सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने, इस सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना सांप्रदायिक व्यवहार करते हुए कहा, अपना सांप्रदायिक व्यवहार करते हुए कहा, अपना सांप्रदायिक व्यवहार करते हुए कहा कि मुस्लिम सदस्यों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, मुस्लिम सदस्यों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, मुस्लिम सदस्यों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भेजने का कार्य, मुस्लिम सदस्यों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भेजने का कार्य मुस्लिम लीग की ओर से ही किया जाएगा। मुस्लिम सदस्यों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, मुस्लिम सदस्यों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भेजने का कार्य मुस्लिम लीग की ओर से ही किया जाएगा। मुस्लिम लीग की ओर से ही किया जाएगा। हालांकि महात्मा गांधी इस सम्मेलन में मौजूद नहीं थे। हालांकि महात्मा गांधी इस सम्मेलन में मौजूद नहीं थे। हालांकि महात्मा गांधी इस सम्मेलन में मौजूद नहीं थे, लेकिन वे शिमला में मौजूद थे। 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 जिन्ना के इस व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, जिन्ना के इस व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, जिन्ना के इस व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, जिन्ना के इस व्यवहार को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने, जिन्ना के इस व्यवहार को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने इस सम्मेलन में हस्तक्षेप किया। इस सम्मेलन में हस्तक्षेप किया। इस सम्मेलन में हस्तक्षेप किया और कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ से ही, और कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ से ही, और कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ से ही
बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। कांग्रेस के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। यदि आज हम जिन्ना की इस बात को यदि आज हम जिन्ना की इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, यदि आज हम जिन्ना की इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, यदि आज हम जिन्ना की इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, यदि आज हम जिन्ना की इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, तब कांग्रेस एक हिंदूवादी पार्टी बनकर रह जाएगी। 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 कुल मिलाकर गांधी और जिन्ना इस सम्मेलन में आमने सामने आ गए। कुल मिलाकर गांधी और जिन्ना इस सम्मेलन में आमने सामने आ गए। कुल मिलाकर गांधी और जिन्ना इस सम्मेलन में आमने सामने आ गए। इस सम्मेलन में आमने सामने आ गए और वेवेल योजना पर कोई सकारात्मक विचार विमर्श नहीं हो पाया। और वेवेल योजना पर कोई सकारात्मक विचार विमर्श नहीं हो पाया। कोई सकारात्मक विचार विमर्श नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अभी अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो फिर बीच में रह जाएगा। तो कल 9 बजे आपकी कक्षा होगी और 9 बजे की जो कक्षा आपकी होगी उसमें पहले फेज में हम यहां से आगे 1947 तक का पूरा यात्रा कर लेंगे, हर बात को समझ करके और अच्छे अच्छे बिंदु लिख करके। ठीक है, उसके बाद थोड़ा उठा लेंगे कल हम क्रांतिकारी गतिविधियों को, क्योंकि वो आपका रहता है अभी, है ना। क्रांतिकारी गतिविधियों को आप कैसे समझेंगे, किस तरीके से उनमें आपको बातें करनी है, तो कल हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, निकल के बाद यहाँ से नहीं होगा कहीं से।